एक वक्त था जब टीवी पर सुबह सुबह एक साधु आता था। लोग चाय से पहले प्राणायाम करते थे, लेकिन वक्त बदला और योग गुरु बन गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पावर। इनका प्रभाव योग की चटाई से उठकर सत्ता के सिंहासन तक जा पहुंचा है। एक योग गुरु जिसने कभी अध्यात्म सिखाया, लेकिन आज संसद के बाहर, अदालत के कटघरे में, बाजार के बोर्डरूम में और सत्ता के दरबार में बराबर की दखल रखते हैं। शुरुआत से ही इनके भाषणों में अध्यात्म की मिठास कम और सियासत की तलखी ज्यादा थी। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? टैक्स खत्म कर दीजिए। हिंदुस्तान में 50% महंगाई एक दिन में ही खत्म हो जाए। ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो जुमले हैं जो सुनने में मनोरंजक लग सकते हैं, लेकिन असल में ये भारत की राजनीतिक आधुनिक कथा में एक बाबा के प्रभाव की झलक है। बाबा रामदेव एक योग गुरु, एक बिजनेसमैन, एक राजनीतिक शक्ति और कई बार एक गैर जिम्मेदार बयानवीर, जो कभी ओबीसी की ऐसी तैसी कर देते हैं, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए, तो कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रसार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से डांट खाते हैं। दूसरे ब्रांड्स की जींस असभ्य है और पतंजलि की फटी हुई जींस में भी भारतीयता का ध्यान रखा गया है। अभी भी हमने फटी हुई जींस रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। बाबा रामदेव की राजनीति में सक्रियता इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान दिखी, जब वो काला धन लाने के लिए डिटरमाइंड दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो काला धन भूल गए, केवल धन पर फोकस किया। और नतीजा यह है कि भारतीयता का ध्यान रखते रखते कारोबार 50,000 करोड़ के पार पहुंच गया। ग्रुप टर्नओवर पतंजलि का लगभग 50,000 करोड़ रुपए। आज के इस वीडियो में बात रामदेव की, कैसे राष्ट्रवाद का चोला पहनकर उसने बाजार में एंट्री मारी और फिर देखते ही देखते घर घर में घुस गए। रामदेव का असली नाम रामकिशन यादव है। इंडिया टुडे की न्यूज लिंक के अनुसार रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में हुआ। बचपन से ही उनके फेस की लेफ्ट साइड पार्शियली पैरालाइज्ड थी। रामदेव ने सहनवाजपुर हरियाणा में सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की और छोटी उम्र में ही दयानंद सरस्वती की लेखनी से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया और गुरुकुल चले गए। कुछ समय बाद गुरुकुल में एक और लड़का आया, बालकृष्ण। बालकृष्ण के पिता नेपाल से मजदूरी करने भारत आए थे। फिर गुरुकुल के एक शिक्षक ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने बेटे को भी यहीं पढ़ने के लिए छोड़ दें। फिर रामकिशन यानी रामदेव और बालकृष्ण, इन दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों साथ में योग, आयुर्वेद और वेदों पर चर्चा करते थे। रामदेव को योग में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया। गंगोत्री में उन्होंने 3 साल योग तपस्या की, जिसके बाद वो हरिद्वार लौट आए और एक बार फिर अपने पुराने दोस्त बालकृष्ण से मिले। लेकिन अब तक बालकृष्ण को एक नए गुरु मिल चुके थे, आचार्य क्रमवीर। लेकिन कुछ समय बाद ये तीनों, रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य क्रमवीर, एक साथ आए और मिलकर काम शुरू किया। आचार्य क्रमवीर ने उन्हें सिखाया कि योग को बड़े समूहों को कैसे सिखाया जा सकता है। बाबा रामदेव ने गंगा किनारे योग सिखाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को योग सिखाया, जिसमें एक गुजराती बिजनेसमैन भी था, जो रामदेव को सूरत ले गया। वहां बाबा रामदेव ने 200 लोगों को योग सिखाया। उसके बाद रामदेव ने देश भर में योग कैंप्स लगाने शुरू कर दिए। फिर साल 1994 में एक कैंप आयोजक ने बाबा रामदेव को 5,000 रुपए देकर कहा कि आप असम के लोगों की बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवा बना दीजिए। इसके बाद रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य क्रमवीर ने मिलकर महासुदर्शन चूर्ण नाम की एक दवा तैयार की। ये दवा बुखार, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों के लिए थी और ये दवा असम के लोगों को खूब पसंद आई। फिर यहीं से इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना यही काम हरिद्वार में भी शुरू किया जाए। इसी दौरान उन्हें मदद मिली एक बुजुर्ग संत आचार्य शंकर देव की, जो हरिद्वार के कृपालु बाग आश्रम के प्रमुख थे। आचार्य शंकर देव बुजुर्ग थे और वो चाहते थे कि कोई उनके बाद उनके आश्रम को संभाल ले। फिर आचार्य शंकर देव ने इस चीज के लिए आचार्य क्रमवीर को इंसिस्ट किया, लेकिन आचार्य क्रमवीर तैयार नहीं थे। तब बाबा रामदेव ने क्रमवीर को समझाया कि अगर तुम ये जिम्मेदारी ले लोगे तो हमें एक स्थायी जगह मिल जाएगी जहां से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्रमवीर को यह बात प्रैक्टिकल लगी और राजी हो गए। फिर जनवरी 1995 में बाबा रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य क्रमवीर ने मिलकर हरिद्वार में एक ट्रस्ट रजिस्टर किया, दिव्य योग मंदिर। और इसी के साथ उन्होंने एक मिशन भी तय किया, लोगों को योग सिखाने का। और हमने मिलकर के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। बाबा रामदेव और आचार्य क्रमवीर ने आश्रम में योग की क्लासेस शुरू कर दी। धीरे धीरे ये क्लासेस बहुत लोकप्रिय हुई। आम लोग ही नहीं बल्कि कई पावरफुल लोग भी इनसे जुड़ने लगे। योग की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाबा रामदेव और क्रमवीर ने एक विशेष योग कैंप आयोजित किया। इस 1 हफ्ते के कैंप में जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट से लेकर डीएम तक शामिल हुए। इस कैंप के बाद बाबा रामदेव ने एक रणनीति बना ली, सरकार और नेताओं से दोस्ती करने की, फिर चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। जब बाबा रामदेव और क्रमवीर योग की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, तब बालकृष्ण एक अलग ही रास्ते पर था। वो चाहते थे कि आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक शुरू किया जाए,
लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। बालकृष्ण के पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग। और भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों का क्लिनिक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के तहत लाइसेंस मैंडेटरी होता है। फिर दिसंबर 1995 में बालकृष्ण को एक सोल्यूशन मिल गया। उन्हें मिले स्वामी योगानंद, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उनके पास एक मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी था, और उन्हें दिव्य फार्मेसी का टेक्निकल सुपरवाइजर बना दिया गया। और इस तरह बालकृष्ण को दवाइयां बनाने का एक कानूनी रास्ता मिल जाता है। इसके बाद आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक खोला गया। यहाँ मरीजों को फ्री में मेडिकल कंसल्टेशन दिया जाता, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे लिए जाते। इस मॉडल से दिव्य फार्मेसी तेजी से फैलने लगी। फिर गरीब हो या अमीर, लोग इस क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए आने लगे। फिर साल 2000 के आसपास रामदेव की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। दरअसल इस समय इलाहाबाद के एक पत्रकार माधव मिश्रा ने एक धार्मिक टीवी चैनल शुरू किया, आस्था के नाम से। आस्था जीवन का आधार। फिर आस्था चैनल की लोकप्रियता को देखते हुए बाजार में और भी धार्मिक चैनल्स आने लगे। इन्हीं में से एक था संस्कार नाम का एक चैनल। संस्कार हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। इन चैनलों से रामदेव को एहसास हो गया कि ये टीवी चैनल्स करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। उन्होंने फौरन संस्कार चैनल से संपर्क किया और उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए और कहा, मुझे सुबह 6:45 वाला 20 मिनट का एक टाइम स्लॉट दे दो। बस इसके बाद जो भी परिवार योग सीखना या देखना चाहता था, वो सुबह उठकर बाबा रामदेव का योग कार्यक्रम देख सकता था। और इसी के साथ बाबा देश के कोने कोने तक पहुंच गए। अब देश भर से लोग बाबा के हरिद्वार वाले आश्रम में आने लगे, कोई योग सीखने, कोई दिव्य फार्मेसी से दवाइयां लेने। अब बाबा रामदेव योग गुरु के तौर पर नेशनल आइकन बन चुके थे। उनके योग कैंप्स में अभिनेता से लेकर नेता तक आने लगे। इसी दौरान दिल्ली में आयोजित एक योग कैंप में साहेब सिंह वर्मा, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता वहां पहुंचे थे। और यही नहीं, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता तक रामदेव से मिले। जैसे जैसे बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे ही दिव्य फार्मेसी की सेल्स भी आसमान छूने लगी। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ साथ बड़ी कंट्रोवर्सी भी आ गई। साल 2006 में सीपीआईएम की नेता बृंदा करात ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिव्य फार्मेसी की दवाइयों में मानव और पशुओं की हड्डियों का इस्तेमाल होता है। शुरुआत में तो यह मामला उछला, लेकिन जल्द ही बाबा रामदेव के एक बयान के बाद दब गया। बाबा रामदेव कहते हैं कि यह आरोप मुझ पर नहीं बल्कि आयुर्वेद पर हमला है, और कहा कि इसके पीछे विदेशी कंपनियां हैं जो चाहती हैं भारत का स्वदेशी ज्ञान बदनाम हो जाए। इस जवाब ने न सिर्फ आरोप को दबाया, बल्कि बाबा को स्वदेशी आंदोलन का चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया। बाबा की लोकप्रियता अब और आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद बाबा के योग कैंप जो बिल्कुल फ्री होते थे, उनमें अब टिकट लगने लगा। जितना स्टेज के पास किसी को बैठना है, उतना ही ज्यादा पैसा देना होगा। इसी के बाद फिर बाबा रामदेव और आचार्य कर्मवीर के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। जहां बाबा रामदेव अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर इसको पैसों में बदलना चाहते थे, वहीं आचार्य कर्मवीर इससे सहमत नहीं थे। फिर इस मनमुटाव के बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने यह तय किया कि अब हमें अपने रास्ते आचार्य कर्मवीर से अलग कर लेने चाहिए। फिर कर्मवीर से अलग होने के बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक बड़ा फैसला लिया, एक नई कंपनी बनाने का, और नाम रखा गया पतंजलि आयुर्वेद। शुरुआत आयुर्वेदिक दवाइयों से हुई। बाबा रामदेव ने इसे अपने योग कैंप में प्रमोट करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद बाबा रामदेव खुद अपनी कंपनी के एम्बेसडर बन गए। और हम भी पेड फ्री ब्रांड एम्बेसडर। अब तक साल 2007 आ चुका था। अब जिस आस्था चैनल ने बाजार में धार्मिक चैनलों की शुरुआत की थी, वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बाबा रामदेव ने उसे खरीद लिया। अब उनके पास खुद का एक टीवी प्लेटफॉर्म भी था, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग रणनीति बना। जब पहले सेलिब्रिटीज उनके कैंप में आया करते थे, लेकिन अब बाबा खुद एक सेलिब्रिटी बन चुके थे, एक योग गुरु, एक बिजनेसमैन, एक इकोनॉमिक थिंक टैंक। इसके चलते साल 2010 में पतंजलि ने 163 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। तो अब तक बाबा रामदेव की बाबागिरी और पतंजलि साइंटिफिक टेम्परामेंट को कुचलकर आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन उनको सरकारी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो उनको खुलकर समर्थन दे सके। इस दौरान कांग्रेस सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला और कोयला घोटाले को लेकर विवादों में घिरी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर बाबा रामदेव भी सरकार के खिलाफ मैदान में कूद गए। बाबा रामदेव ने अप्रैल 2011 में अपना भारत स्वाभिमान यात्रा पूरा करने के बाद जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह शुरू किया। इसमें उन्होंने लोकपाल विधेयक, विदेशों में जमा काला धन की वापसी और स्वदेशी शासन की मांग की। रामदेव के आंदोलन ने धीरे धीरे साफ राजनीतिक रूप ले लिया। अगस्त 2012 में उन्होंने दिल्ली में विरोध मार्च निकालते हुए खुलकर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। हालांकि इस दौरान बाबा रामदेव अपने बिजनेस को भी लगातार फैला रहे थे। 2012 तक पतंजलि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां बेचती थी, लेकिन अब उन्होंने बाजार में बाम, तेल, टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, घी जैसे उत्पाद भी उतार दिए। एक तरफ जहां अपने साम्राज्य को बढ़ाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस पर आरोपों का एक राजनीतिक गेम चल रहा था। रामदेव बार बार कांग्रेस यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार बताते और बात करते मोदी आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे। बाबा रामदेव बिना बीजेपी से जुड़े वोट फॉर मोदी यात्रा निकालने लगे। कई रैलियों में रामदेव सीधे रूप से मोदी के लिए मतदान की अपील करते दिखे। हरिद्वार की सभा में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली में स्थापित करो और देश की खोई हुई शान लौटाओ। बोले बाबा जी बहुत सी बीमारियों का इलाज कर दिया, करप्शन की कोई दवाई नहीं ढूंढी, इसलिए इस करप्शन की दवाई है वो नरेंद्र भाई। रामदेव ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरजोर मेहनत की, यहाँ तक कि संगठन और संसाधन तक भी समर्पित कर दिए। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस के खिलाफ बनाए हुए माहौल ने अपना रंग दिखाया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई और सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी। नए प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए हुए फैसलों में से सबसे बड़ा फैसला एक ये था कि आयुर्वेदिक पद्धतियों के लिए एक नया मंत्रालय बने, जिसका नाम रखा गया आयुष मंत्रालय। ये सब किया गया ये जानते हुए कि आयुर्वेदिक इलाज और उनके तरीकों का कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, फिर भी इस मंत्रालय को बनाया गया और आगे हर बार इसके बजट को बढ़ाते गए। अब इस मंत्रालय के बनते ही आयुर्वेद और बाबा टाइप जो इलाज होते हैं उनको एक सरकारी छत मिल गई, जिसका फायदा उठाकर पतंजलि का कारोबार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही 5,000 करोड़ तक पहुंच गया और आज की डेट में यह कारोबार 50,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। हालांकि अपने कारोबार को बढ़ाना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिन गलत तरीकों से बाबा रामदेव ने पतंजलि का विस्तार किया उन पर सवाल उठाने लाजमी है। तो अब जान लेते हैं क्या है ये गलत तरीके। अगर आपको याद हो तो साल 2015 में एक खबर आई थी कि मैगी में सीसा है। देश की राजधानी में मैगी के भीतर सीसे यानी लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई। इस खबर का बेस थी कोलकाता की सेंट्रल फूड लाइब्रेरी की एक रिपोर्ट। दरअसल साल 2014 में उत्तर प्रदेश के एक फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह को एक पैकेट पर लिखा दिखा नो एडिड MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटेनेट, जिसकी ज्यादा मात्रा अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो जब फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह को शक हुआ तो उन्होंने मैगी के सैंपल लिए और कोलकाता की सेंट्रल फूड लाइब्रेरी भेज दिए। जून 2014 में रिपोर्ट आई और जैसे ही रिपोर्ट आई पूरे देश का भरोसा हिल गया। रिपोर्ट में पाया गया कि मैगी में सीसा यानी लीड की मात्रा तय मानने से हजारों गुना ज्यादा थी। स्थानीय न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट चलानी शुरू की। नेस्ले ने कहा कि जो ग्लूटेनेट मिला है वो तो खाने की चीजों में नेचुरली भी होता है, हमने कोई MSG नहीं मिलाया। कि मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने सफाई जारी की है, मैगी में प्राकृतिक ग्लूटामेट संभव। लेकिन विवाद चलता रहा और जून 2015 में भारत सरकार ने देश भर में मैगी पर बैन लगा दिए। नेस्ले को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर इसी का फायदा उठाते हुए ठीक 4 महीने बाद आटा नूडल्स को लेकर बाबा रामदेव मैदान में उतरते हैं। दिल्ली के मंच से खड़े होकर उन्होंने बड़े गर्व से ऐलान किया कि आज पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च हो रहा है। कैमरे के सामने बाबा खुद नूडल्स बनाते दिखे। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद ही भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने पतंजलि को नोटिस भेज दिया। सवाल था कि आपको नूडल्स बेचने की इजाजत किसने दी? बाबा रामदेव का जवाब आया कि हमारे पास पास्ता बेचने का लाइसेंस है और ये आटा नूडल्स उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन FSSAI के चेयरमैन ने साफ कहा कि इंस्टेंट नूडल्स एक प्री कुक्ड आइटम होते हैं और इसके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए। देश में सिर्फ 10 कंपनियों के पास ये स्पेशल लाइसेंस था और पतंजलि उनमें से नहीं थी। जहां एक तरफ नेस्ले से सीसा निकालने के लिए सरकार एक्शन में थी, वहीं दूसरी तरफ पतंजलि बिना किसी अप्रूवल के नूडल्स लॉन्च कर रही थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि इस गैरकानूनी लॉन्च से पतंजलि के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा। ना तो कोई बिक्री रुकी, ना ही कोई माफी आई। सब कुछ आस्था के नाम पर चलता रहा। फिर साल 2016 में बाबा रामदेव ने पतंजलि के कच्ची घानी सरसों के तेल के लिए एक विज्ञापन निकाला। इस विज्ञापन में पतंजलि ने दावा किया कि बाकी की कंपनियों के तेल में मिलावट होती है, जबकि उनका तेल बिल्कुल शुद्ध है। यह दावा बहुत बड़ा था। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब FSSAI इन कंपनियों के तेलों को पहले ही चेक कर चुकी है, उसमें मिलावट कैसे हो सकती है? या फिर बाबा रामदेव पब्लिक के मन में पहले से ही जो शंका और अफवाह मौजूद है उसको भुनाकर अपना तेल बेचना चाहते हैं? बाबा रामदेव ने अपने विज्ञापन में अमेरिका की एक संस्था NCBI का हवाला दिया और कहा कि दूसरे ब्रांड्स के तेल में मिनरल ऑयल जैसी खतरनाक चीजें हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। लेकिन जिस अमेरिका की NCBI कंपनी का बाबा ने हवाला दिया, उसने खुद ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो बाबा रामदेव जो बाकी कंपनियों की तेल में मिलावट बता रहे थे, उनकी खुद की पतंजलि कंपनी के 5 लैब टेस्ट फेल हो जाते हैं। राजस्थान के अलवर में स्थित FSSAI की लैब में पतंजलि के 5 सरसों के तेल के सैंपल जांच की गई और 5 सैंपल को घटिया गुणवत्ता वाला पाया गया। जिसके बाद बाबा रामदेव के इस भ्रामक प्रचार और अन्य भ्रामक प्रचारों के खिलाफ ASCI
यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज हुई। कहानी आगे बढ़ी और ASCI ने पतंजलि के 33 विज्ञापनों की जांच शुरू कर दी। हेयर ऑयल, क्ले, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, हर कैटेगरी के एड्स में पतंजलि के दावे गूंज रहे थे। फिर जांच के बाद जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। 33 में से 25 एड्स झूठे पाए गए। उदाहरण के लिए एक एड में यह दावा किया गया कि पतंजलि के हेयर क्लीनर और ऑयल से कैंसर तक रोका जा सकता है। लेकिन कैसे? क्योंकि इसमें मिनरल ऑयल नहीं है। लेकिन ये साइंटिफिक बेस पे खरा नहीं उतरता। एक एड में पतंजलि ने यह कहा कि उसके कॉम्पिटिटर्स हेक्सेन मिलाते हैं जो एक न्यूरोटॉक्सिक केमिकल है, पर जांच में यह दावा भी गलत निकला। साथ ही बाबा ने कई प्रोडक्ट्स जैसे नमक, जैम, बेसन और शहद भी रुद्रपुर के एक सरकारी लैब के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के एक फूड सेफ्टी विभाग ने रामदेव के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। फिर साल 2016 में हरिद्वार की लोकल कोर्ट ने पतंजलि को गलत ब्रांडिंग और भ्रामक विज्ञापन के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन क्या पतंजलि ने माफी मांगी? नहीं। क्या बाबा रामदेव ने विज्ञापन हटाए? बिल्कुल नहीं। उनका जवाब था कि विदेशी कंपनियों की हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। ये कहकर बाबा रामदेव सवालों से तो बच गए, लेकिन उनके घटिया माल इस्तेमाल करने और झूठे विज्ञापनों का यह सिलसिला जारी रहा। कोलकाता की जिस लैब ने नेस्ले की मैगी को फेल बताया था, उसी लैब ने रामदेव की भी पोल खोल दी। कोलकाता की सेंट्रल फूड लैब ने पतंजलि के मशहूर आंवला जूस को लेकर कहा कि ये पीने योग्य नहीं है। साफ कहा गया कि ये जूस इंसानों के सेवन के लिए पूरी तरह से अनफिट है। सबसे बड़ी बात ये कि आंवला जूस पतंजलि का वही सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसने मार्केट में पतंजलि को पहचान दिलाई थी, और वही अब सरकारी लैब में फेल हो गया। फिर 3 अप्रैल 2017 को आर्मी की कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD ने भी पतंजलि के आंवला जूस को अनफिट बताते हुए कैंटीनों से बाहर फिकवा दिया। देश भर में 3900 से ज्यादा कैंटीन स्टोर्स ने इसे हटा दिया। फिर साल 2017 में ही गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली पतंजलि की शिवलिंगिक बीज नाम से आयुर्वेदिक दवा, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इसमें 31.6% तक मिलावट मिली थी। और बाबा रामदेव जब ये सब कर रहे थे तब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये भी देख लीजिए। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पतंजलि के आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। इसी साल की रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने खुलासा हुआ कि बीजेपी शासित प्रदेशों में पतंजलि को जमीन खरीदने के लिए $46 मिलियन यानी लगभग 380 करोड़ रुपए की छूट दी गई। बाबा के कारनामों का ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। जब कोरोना की पहली लहर का कहर पूरा देश झेल रहा था, कोरोना में हजारों की संख्या में मौतें हो रही थी, इस आपदा का बाबा ने अवसर बना दिया। 23 जून 2020 को बाबा ने कोरोनिल किट लॉन्च कर दी और इस कार्यक्रम में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद शामिल थे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि ये दवा कोरोना से बचाव और इलाज के लिए असरदार है, और उन्होंने कहा कि कोरोनिल से लाखों लोगों की जान बचाई गई है, और ये दावा उन्होंने रिसर्च के आधार पर किया है और इसे WHO ने भी अप्रूव किया है। कोरोनिल किट में 3 चीजें थी: कोरोनिल टैबलेट, स्वसारी वटी और अनु तेल। इस किट की कीमत 545 रुपए रखी गई थी और इन चीजों को अलग अलग भी खरीदा जा सकता था। और आचार्य बालकृष्ण ने इसे दुनिया की सबसे पहली एडवांस्ड बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन बताया, जो कोरोना के खिलाफ क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही है। उन्होंने कहा कि हमने सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर इसका ट्रायल किया और अच्छे नतीजे मिले। उस समय कोविड वैक्सीन दुनिया में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यह दावा और भी बड़ा हो गया। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल लेने वाले लोग 14 दिन में ठीक हो जाएंगे और 69% मरीज तो सिर्फ 3 दिन में ही स्वस्थ हो गए। 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी। लेकिन उसी दिन आयुष मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस दवा को अभी किसी भी सरकारी अथॉरिटी ने मंजूरी नहीं दी है, और WHO ने भी कह दिया कि उन्होंने इसे अप्रूव ही नहीं किया है। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को निर्देश दिया कि जब तक रिसर्च की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक इसका प्रचार बंद किया जाए। लेकिन बाबा रामदेव के इरादे कुछ और थे। कोरोनिल लॉन्च के सिर्फ 4 महीने के अंदर ही पतंजलि ने करीब 25 लाख किट बेच दी और लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई की। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल की डिमांड्स इतनी ज्यादा हैं कि उनके जो पहले प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी, टूथपेस्ट, एलोवेरा भी इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड्स इतनी बढ़ गई कि तेलंगाना जैसे स्टेट्स में जहां किट की कीमत 545 रुपए थी, वहां 1800 तक की बेची गई। सरकार ने तो विज्ञापन बंद करने के लिए कहा था, लेकिन न्यूज चैनल्स इसका प्रमोशन जबरदस्त तरीके से करते रहे। अगर ये थोड़ी सी भी रिसर्च करते तो इनको पता चल जाता कि कोरोनिल के जो ट्रायल हैं वो कितने सीमित हैं। इसका क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी NIMS में हुआ, जहां सिर्फ 100 मरीजों पर टेस्ट किया गया। इसके अलावा जिन मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ, या तो वो बिना लक्षण वाले थे या बहुत हल्के लक्षण वाले थे, यानी कि वो लोग वैसे भी ठीक हो सकते थे। बाबा के इतने बड़े ब्लंडर करने के बाद भी सरकार ने बाबा के खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सरकार आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद से ही खुद साइंटिफिक टेम्परामेंट को ऐसे बाबाओं की मदद करके कुचलती चली आ रही है। 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने एक और ऐसा ही विवादित फैसला लिया
कि सरकारी हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अब कुछ सर्जरी कर सकेंगे, यानी जिन लोगों को मेडिकल साइंस की कोई ट्रेनिंग नहीं है वो भी अब सर्जरी कर सकेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका जबरदस्त विरोध किया और देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि यह तो उल्टा चलने वाला फैसला है, दो अलग अलग सिस्टम्स को जबरदस्ती मिलाया जा रहा है जिससे मरीजों की जान को भी खतरा है। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक प्रोफेसर किशोर पटवर्धन भी सरकार की इस पॉलिसी से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अगर आयुर्वेद को बढ़ावा देना है तो पहले उनके रिजल्ट और रिसर्च सामने लाओ, सिर्फ प्रचार से कुछ नहीं होगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही नहीं कर रही थी, उन पर यह भी आरोप लगे कि वो साइंटिफिक एजुकेशन को भी कमजोर कर रही थी। वो कैसे, जानिए। रिसर्च फंड काटे गए, स्कूलों और कॉलेजों में पौराणिक कथाओं को इतिहास की तरह पढ़ाया जाने लगा। बीजेपी के एक नेता और फॉर्मर हायर एजुकेशन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह ने तो डार्विन की थ्योरी तक को गलत बता दिया था। वहीं एक हिंदूवादी प्रोफेसर ने यह तक कह दिया कि प्राचीन भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट था। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत तो भारत में ही हुई थी और इसका सबूत हमारे हिंदू ग्रंथों में है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। जब ऐसी बातें देश के बड़े बड़े नेता या मंत्री करते हैं तो आम लोग उसको सच मान लेते हैं और इससे देश को बहुत नुकसान होता है। जो लोग देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते थे वो भी अब धीरे धीरे खोने लगे हैं। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बाबा के भ्रामक दावों के साथ सामान बेचने के इतने सारे मामले हैं कि अगर हम डिटेल में जाएं तो 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ सकती है। जैसे साल 2021 में बाबा के प्योर गाय घी का लैब टेस्ट फेल होना हो, या फिर पतंजलि के दिव्य दंत मंजन में नॉनवेज मटेरियल इस्तेमाल करने के बावजूद ग्रीन टैग यानी वेजिटेरियन लगाकर बेचने की बात हो, या फिर हाल ही में हुआ रूह अफ़ज़ा विवाद हो जिसमें बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि रूह अफ़ज़ा जैसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से मस्जिदों को चंदा जाता है और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने खुले तौर पर हिंदू समाज को यह अपील की कि ऐसे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और पतंजलि उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और उसकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापनों के लिए साल 2024 में कड़ी फटकार लगा चुकी है। दरअसल बाबा रामदेव ने ये दावे किए थे कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट से मधुमेह, अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने बाबा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कर दी क्योंकि ये लाइलाज बीमारियां थी और बाबा भ्रम फैलाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। जिस पर सुनवाई करते हुए फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ऐसे विज्ञापनों पर टेम्परेरी बैन लगा दिया और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया, क्योंकि अदालत ने पाया कि पतंजलि ने पहले दिए हुए अपने आश्वासनों के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखे। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इन फ्यूचर आदेशों का उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद फिर पतंजलि ने माफीनामा दिया। फिर अप्रैल 2024 में पतंजलि द्वारा प्रकाशित माफीनामे को लेकर सरकार ने ये कहा कि आपका माफीनामा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जितने बड़े बड़े आपके विज्ञापन थे। अंततः अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए कंटेम्प्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी, लेकिन उन्हें इन फ्यूचर आदेशों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी। हैरानी की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी भी बाबा को मिसलीडिंग दावे करने से नहीं रोक पाई और उनके ऐसे भ्रामक दावे अभी भी जारी हैं। एक जमाना था जब बाबा रामदेव सुबह 5 बजे टीवी पर आते थे और देश को प्राणायाम सिखाते थे। लोग उन्हें एक योग गुरु मानते थे जो जीवन शैली बदलने की बात करता था, लेकिन धीरे धीरे पर्दा हटता गया और पीछे से एक कॉर्पोरेट सम्राट निकलकर सामने आया। अब बाबा का ध्यान सांस पर नहीं, शेयर पर है। अब योग एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिससे होकर अरबों की दौलत, पॉलिसीज में दखल और राजनीतिक पहुंच तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर चोला भगवा हो तो बिजनेस भी भक्ति बन सकता है। आज अपने ही ट्रस्ट के भीतर धन के कई सेट्स दिख रहे हैं, रसीदें गायब, ट्रांजैक्शन संदिग्ध और लाभ की मलाई सिर्फ चुनिंदा अपनों को। सवाल यह है कि क्या योग गुरु होना आपको पारदर्शिता से ऊपर रख देता है? क्या धर्म की ओट में खड़े होकर आप किसी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से बच सकते हैं? देखिए, बाबा ने आयुर्वेद को बाजार दिया, ये सच है, लेकिन उसी के साथ पूंजीवाद को एक भगवा चादर ओढ़ा दी, ये भी उतना ही बड़ा सच है। और जब पूंजीवाद धर्म के नाम पर चलता हो तब सवाल पूछना गुनाह बना दिया जाता है। पत्रकारों पर केस, आलोचकों पर हमला और सच्चाई पर ताले। बाबा रामदेव सिर्फ एक योग गुरु नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है। वो एक पॉलिटिकल प्रॉक्सी है और एक ऐसा सिस्टम है जो जनता के विश्वास से बना है और अब उसी पर भारी पड़ रहा है। अब आखिर में सवाल वही, जब कोई बाबा सत्ता, बिजनेस और भक्तों इन तीनों को एक साथ चला रहा हो तो वो संत है या फिर सत्ता का सबसे चालाक सौदागर? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।